जादुई जलेबी। सोनपुर गांव में मक्खू नाम का एक हलवाई था। सुबह होते ही उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने वालों की भीड़ लग जाती थी। मक्खू की दुकान बहुत पुरानी थी। बहुधा लोग सुबह उठकर दुकान पर जाते और बर्फी, कचौरी, समोसा और अन्य मिठाइयाँ खरीद कर ले आते। एक बार उसकी दुकान पर मुंबई से कमा कर आने वाला भोला आया। अरे मक्खू भाई, पिछले 10 साल से हम मुंबई में हैं और तब से तुम्हारी दुकान वैसी की वैसी ही है। कुछ नई चीजें रखा करो। दोस्त, तुम लोग बाहर कमाने जाते हो, तुम दुनिया घूमते हो, वहाँ क्या नया देखते हो, हमें बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? हैं? अरे मैं तो कहता हूँ जलेबी बनाना शुरू कर दो। उससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर लाइन लग जाएगी। पर मुझे तो जलेबी बनानी ही नहीं आती, बल्कि हमारे गांव के आसपास किसी इलाके में भी नहीं मिलती। ठीक है, हम तुम्हारे लिए जलेबी बनाने वाला कारीगर ढूंढ लाएंगे। दूसरे दिन ही भोला जौनपुर पहुंचा। उसने मुंबई में किसी से जौनपुर की इमरती की बहुत तारीफ सुनी थी। आज हम भी खाकर देखें कैसी है इमरती यहाँ की। उसने आधा किलो इमरती खरीदी और दुकान के बाहर आकर खाने लगा। तभी उसने देखा कि एक लड़का दुकान के बाहर खड़ा होकर अपने अंगोछे से बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? कौन हो तुम? जी कुछ नहीं। अरे बताओ भी, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। जी मेरा नाम मेवालाल है। मैं पिछले 8 सालों से इसी दुकान पर मिठाई बनाता था, पर कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी स्वर्ग सिधर गए। इस वजह से मैं 6 महीने तक छुट्टी पर था। इन लोगों ने किसी और को रख लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? पूरे परिवार में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मेवालाल, तुम्हारा काम समझो हो गया। चलो अभी मेरे साथ हमारे गांव सोनपुर चलो। हमें एक जलेबी बनाने वाले की सख्त जरूरत है। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। मेवालाल खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। यहाँ तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती थी? खाना पीना सोना, ऊपर से 10 रुपए रोज। ठीक है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा ही दिलवा दूंगा। दोनों गांव पहुँचे तो शाम हो गई थी। भोला उसको लेकर मक्खू के पास गया। मक्खू भाई, लो मैं तुम्हारे लिए कारीगर ढूंढ लाया, पर इसको महीने के 500 रुपए देने होंगे और साथ ही खाने और रहने की जगह भी। ये कारीगर है, ये जलेबी बनाएगा। आप बनवा कर खाकर देख लीजिए, फिर मुझे काम पर रखिए। ठीक है, कल से काम शुरू करना। आज आराम करो। भाई मैं पकौड़ी भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। क्यों भाई मक्खू, हो जाए इसका टेस्ट अभी। अरे भोला, इसको आराम करने दो, कल आकर खा लेना जलेबी। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल सुबह ही आ जाऊंगा। क्यों भाई मेवाला, तुम खा पी कर सो जाओ यहीं पे। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला घर चला गया। दिन भर का थका था, इसलिए नींद आ गई। मेवालाल ने भरपेट भोजन किया। सेठ जी, अगर कल जलेबी बनानी है तो मैदा घोलना पड़ेगा। हाँ घोल लो, मैदा की कहाँ कमी है। मेवालाल ने मैदा घोलकर ढककर रख दिया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। मेवालाल ने मैदा घोलकर रख दिया, पर उसे तो रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर नित्य कर्म करके नहा धोकर तैयार हो गया। उसने जलेबी बनानी शुरू कर दी। ग्राहक तो उसकी जलेबी उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे। 8 बजते बजते सारी जलेबी का घोल खत्म और ग्राहकों की लाइन लगी थी। अब क्या करूं? ये जलेबी, मेरा इज्जत बचा लेना। उसके इतना कहते ही पतीले में जलेबी का घोल फिर से भर गया। आश्चर्य तो उसे भी बहुत हुआ, पर उस समय ग्राहकों की भीड़ में उसने ज्यादा सोचा ही नहीं। जलेबियां बनाते बनाते दोपहर हो गई, पर न ग्राहकों की लाइन खत्म हो रही थी और न ही जलेबी का घोल। थक कर मेवालाल उठकर खड़ा हो गया। सेठ जी, अब बस करते हैं, बाकी जलेबियां कल बनाएंगे। मक्खू को भी उसकी थकान का एहसास हो गया था, परंतु जलेबियां बेचकर जो पैसा आ रहा था, उसके नशे में चूर उसकी सोचने समझने की शक्ति ही जैसे क्षीण हो गई थी।
अरे मेवालाल, जाओ जल्दी से नहा धोकर खाना खाओ और आराम करो। दुकान में देख लेता हूँ, जाओ। मक्खू जैसे ही जलेबी बनाने गया, जलेबियों का घोल तेल में डालते ही जलेबी बाहर आ जाती थी। जिसका काम उसी को साजे। मक्खू आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। भाई लोगों, अब जलेबियाँ कल मिलेंगी, आज कुछ और खा लो तुम लोग। सभी लोग निराश होकर चले गए। शाम को सेठ जी, शाम को पकोड़े तल देते हैं, पर उसके लिए तो बेसन चाहिए ना। मैंने देखा कि जलेबी वाले पतीले में बेसन घुला हुआ है। ठीक है, तल दे। मेवालाल ने पकोड़े तलने शुरू किए तो फिर लाइन लग गई। बेसन खत्म ही नहीं हो रहा था। रात के 10 बजे तक पकोड़े बनते रहे। पूरे गांव वालों ने चटखारे ले लेकर पकोड़े खाए और घर भी ले गए। जब मेवालाल थक गया तो उठ गया। मक्खू तो पैसे ही गिन गिन कर आनंद सरिता में डुबकियां लगा रहा था। मेवालाल, तुम्हारी तनख्वाह मैं 500 से बढ़ाकर 800 कर दूंगा, पर छोड़कर मत जाना कभी। मुझे खाने को मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तनख्वाह तो आप अपने पास ही रखना, जब गांव जाऊंगा तो ले लूंगा। अब गांव में सिर्फ माँ ही तो रह गई है, पिताजी तो चले ही गए। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेवालाल, शादी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ जी, शादी तो हो गई, पर गौना नहीं आया अभी। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो गौना ले आऊंगा। मन छोटा मत करो, बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी माँ को भी यहीं ले आओ और गौना भी करा लो। मैं तुम्हारे रहने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। अरे सेठ जी, कुछ पैसे तो इकट्ठे कर लो, तब गौना भी करा लूंगा। अभी तो 2 ही दिन आए हुए थे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो जलेबियां भी बना रहा है और पकोड़े भी बना रहा है, पर मैदा सिर्फ 1 दिन ही घोला था। इसके हाथों में जादू है, इसको तो मैं एक भी पैसा ना दूं तो भी चलेगा। तब तक एक जलेबी छिटककर मक्खू की गोद में आ बैठी। जादू उसके हाथ में नहीं, जादुई तो हम है जो तुम्हारा सारा खर्च बचा रहा है। पर ध्यान रखना, मेवालाल के साथ कोई चालाकी करने की जुर्रत मत करना, वरना हम चले जाएंगे। मक्खू चौंक कर खड़ा हो गया और अपनी गोद से जलेबी उठाकर पतीले में रख दिया। कसम से इतनी बड़ी जिंदगी बीत गई, कभी ऐसी जादुई जलेबी नहीं देखी जो मन की बात भी जान जाती है। मेवालाल बहुत दिनों तक मक्खू की दुकान पर काम करता रहा। उसका गौना भी आ गया और उसके बच्चे मक्खू की दुकान पर जलेबियां बनाते हैं। मक्खू और मेवालाल गांव वालों के साथ बैठकर राजनीति पर चर्चा करते थे। सुधा एक गरीब महिला थी। उसके 2 बेटी कमला और विमला और एक छोटा बेटा मुन्ना था। पति सूरज एक दुकान में गार्ड का काम करता था। सूरज सुबह 6 बजे काम पर निकल जाता था। बच्चे 10 बजे स्कूल जाते थे और सुधा भी सुबह 6 बजे ही पड़ोस में बर्तन मांजने के लिए निकल जाती थी। इन तीनों का आए दिन खाना को लेकर बकझक चलता रहता था। माँ, आप सुबह सुबह खाना बनाकर रख देती हो, स्कूल जाते वक्त रोटियां सूख जाती है। हाँ माँ, हमें बासी रोटियां अच्छी नहीं लगती। लंच तक तो सब्जी भी गर्मी से खराब हो जाती है। मुझे पता है बेटी, लेकिन क्या करूं, तेरे पापा को तो सुबह 6 बजे ही काम पर जाना होता है। मुन्ना भी ठंडा दूध नहीं पीता, तुम लोग भी बासी खाना खाती हो। पर माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सुबह अपना खाना बना लो और मैं और विमला स्कूल जाने से पहले खाना बना ले। नहीं बेटी, एक तो मुश्किल से एक टाइम का खाना मिलता है, 2 बार तेल मसाले और ईंधन का खर्च कहाँ से आएगा? वो तो मैं नहीं जानती। अगर कल से ताज़ा खाना नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटी, हम लोग गरीब और गरीब के खाना में ताज़ी और बासी नहीं देखी जाती। एक टाइम भर पेट खाना मिल रहा है, यही बहुत है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ताज़ा खाना चाहिए तो चाहिए। जिद मत करो, जो खाना बनता है चुपचाप खा लो। तू कहीं की राजकुमारी नहीं है जो तेरे लिए गर्मा गर्म खाना हर समय उपलब्ध होगा। चल अब जाकर सो जा, मुझे सुबह 4 बजे उठकर खाना भी बनाना है। बेटियों पर अपनी गरीबी का ताना मारकर सुधा सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आने के कारण बार बार करवटें बदल रही थी। क्यों बेचारियों को डांट रही हो?
एक तो उनका गरीब घर में जन्म लेना ही दुर्भाग्य है। मुझे क्या जवान बेटियों को डांटना अच्छा लगता है, लेकिन वो संभव नहीं। उस पर जिद करना कहाँ तक उचित है? बच्चों को समझाया भी तो जा सकता है। समझाने के बावजूद विमला जिद कर रही थी कि खाना ही नहीं खाएगी। सुबह सुबह सूरज और सुधा डेली की तरह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। विमला ने खाना नहीं खाया। जब सुधा घर पहुंची और बासी रोटी देख समझ गई कि विमला खाना नहीं खाई है। जैसे ही कमला और विमला स्कूल से आई, विमला तूने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कल रात ही बता दिया था कि मैं बासी नहीं खाऊंगी। अच्छा, बासी नहीं खाएगी? मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाती है। गुस्से में सुधा 2-3 झापड़ रसीद देती है और खुद बेड पर लेटकर रोने लगती है। दिन भर थकी सुधा को कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह खाना बनाकर जैसे ही रसोई से निकली, एक साधु दरवाजे पर आकर खड़ा था। बेटी, बड़ी भूख लगी है। इधर से गुजर रहा था तो केवल तेरे रसोई से ही खाने की खुशबू आ रही थी। कुछ मिलेगा खाने को? जी ब्राह्मण देवता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। साधु सारा खाना चट कर जाता है और भोजन मांगता है। महाराज, हम गरीब के घर जितना भोजन था सभी मैंने दे दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सकी। जाओ, तुम्हारे रसोई में राशन कभी नहीं घटेगा। साधु का विदा कर सुधा जैसे ही रसोई घर में आती है, देखती है कि एक रसोई घर में जरूरत का सारा राशन पड़ा हुआ है। वो बहुत खुश होती है। वो झटपट खाना बनाकर ड्यूटी चली जाती है। वापस आकर देखती है कि बासी खाना आज फिर विमला नहीं खाती थी। वो फिर निराश होकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह वही साधु दिखाई देते हैं। अब क्यों दुखी हो बेटी? मेरी बेटी को गर्म खाना पसंद है, लेकिन महाराज, मेरी सुबह बनाई हुई खाना बासी हो जाती है। मेरी छोटी बेटी विमला 3 दिनों से खाना नहीं खाई है। इतनी सी बात? जाओ, तुम्हारे रसोई की खाना कभी बासी नहीं होगा। सुधा घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक नई रसोई है। वो झटपट पहले रसोई में राशन का खाना बनाती है और काम पर चली जाती है। वापस आने पर, थैंक यू माँ, वर्षों बाद आज ताज़ा खाना मिला। आई लव यू माँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपकी वजह से मेरे परिवार में रौनक आ गई। आज मैं रोज 51 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अब सुधा 51 ब्राह्मण को खिलाकर ही भोजन करती थी। बर्तन मांजने का काम वो छोड़ देती थी, लेकिन सभी का खाना बनाने में समय बहुत लगता था। दोपहर बाद ही खाना खा पाती थी, इस कारण वो बीमार पड़ गई। दूसरे दिन सुबह, माँ, बाहर बैठे साधु लोग खाना मांग रहे हैं। बेटी, आज खाना तुम दोनों मिलकर बना दो। कल अगर मैं स्वस्थ रही तो मैं खुद खाना बना दूंगी। कमला और विमला दोनों मिलकर खाना बनाकर साधुओं को खाना खिला देती है। 2-3 दिन से दोनों बेटियां ही खाना बनाती थी, लेकिन उनकी स्कूल छूट रही थी। सूरज भी नौकरी छोड़ उन दोनों का हाथ बटाता था। मेरी तबीयत अभी ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं है। आप भी काम छोड़ दीजिए, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं, तुम्हारा प्राण टूटने नहीं दूंगा। पिताजी, क्यों ना हम लोग एक ढाबा खोल ले? आपको नौकरी करने की जरूरत भी नहीं होगी और कमाई भी होगी। राशन की कोई चिंता तो है नहीं। बेटी सही बोल रही है, ये ठीक रहेगा, लेकिन खाना बनाने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। इन दोनों का स्कूल ज्यादा दिन छुड़वा भी नहीं सकते। दूसरे दिन वही साधु आता है और सुधा से हालचाल पूछता है। सुधा अपनी समस्या बताती है। साधु बोलता है कि जाओ, तुम्हें एक और तीसरा रसोई दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 3 ताली बजाने पर पलक झपकते ही मन चाहा खाना तैयार हो जाएगा। फिर वो साधु चुपचाप चले गए। माँ देखो, हमारे घर में सचमुच एक तीसरा रसोई है। वाह, मुझे मटर पनीर चाहिए। अरे वाह, देख तेरा मटर पनीर, वाह कितना टेस्टी है। मुझे बिरयानी चाहिए। और वाह, मेरी बिरयानी आ गई, मजा आ गया। माँ, पिताजी, आप भी खाओ, बड़ा ही लजीज है। सुधा अच्छे खाना खाकर जल्द ठीक हो जाती है। घर के बाहर एक ढाबा खोल देती है,
लजीज खाना मिलाने के कारण जल्द ही कस्टमरों की संख्या हजारों में हो जाती है। अब 3 किचन ढाबा रेस्टोरेंट में बदल जाता है। तीनों जादुई रसोई के कारण अब सुधा का परिवार एक संपन्न खुशहाल परिवार हो जाता है। सर्वेश नगर नामक एक गांव था। वहां सभी हंसी खुशी से खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। धर्मेंद्र भी उनमें से एक था। उसकी मूली की खेती थी। पूरे गांव में सबसे अच्छी मूली की खेती धर्मेंद्र ही किया करता था। धर्मेंद्र का छोटा भाई देव भी खेत में हाथ बटाया करता था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था। धर्मेंद्र को कोई परेशानी नहीं थी, मगर दूसरी जगह देव को धर्मेंद्र से बहुत जलन होती थी। हर बार भैया की ही तारीफ होती है। मैं चाहे कितना भी खेती में मदद कर लूं, अंत में सारी वाहवाही वही ले जाते हैं। घर के सभी खर्च का हिसाब भी धर्मेंद्र रखा करता था। देव को अगर कोई चीज लेनी होती थी तो उसे धर्मेंद्र से मांगनी पड़ती थी, जिस वजह से देव गुस्से में रहने लगा था। इतना सब के बाद भी देव सब कुछ अनदेखा करके काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन देव के कुछ दोस्तों ने बाहर शहर जाकर घूमने का सोचा, मगर देव ने जैसे ही अपने भैया से पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। देव, इस वक्त हमें खेती पर ध्यान देनी चाहिए। हम फसल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम कभी और चले जाना। वैसे भी इस बार बहुत समस्या आ गई है। देव धर्मेंद्र की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी देव का दोस्त भोला वहाँ दिख जाता है। अरे क्या बात हो गया देव, इतना परेशान क्यों हो? और घूमने तो चल रहे हो ना? हैं? नहीं यार, भैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इस बार खेती में कुछ समस्या आ गई है। सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए हैं। अरे पूरे गांव में तो तेरे खेत की ही मूली प्रसिद्ध है और तुझे ही पैसे की कमी आ रही है। ये कैसे हो सकता है? भैया ने तो ऐसा ही कहा है। क्या तू हर वक्त भैया भैया करता रहता है? वो खेत तेरी भी तो है ना? है? मैं तो कहता हूँ कि तू खेती अलग से शुरू कर दे और इतने सालों में तुझे भी तो मूली की खेती करना सही तरीके से आ गया होगा। फिर तू अपनी खेती कर और अपने पैसे जहाँ मन वहाँ खर्च कर। अगले दिन से देव खेत की दूसरी ओर से अपनी खेती शुरू कर देता है। धर्मेंद्र को समझ नहीं आ पाया कि ये क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हो देव? अभी नई मूली नहीं लगानी है? नहीं भैया, अब से आप अपनी खेती करेंगे और मैं अपनी करूँगा। आप मुझसे मतलब मत रखिए। देव की बातें सुनकर धर्मेंद्र को बहुत अजीब लगता है। उस वक्त धर्मेंद्र देव से कुछ भी नहीं कहता है। देव अपनी खेती करना शुरू कर देता है। वो रोज आकर खेत में काम करता था और पैसे कमाने के सपने देखता रहता था। एक दिन आया जब देव अपने खेत की मूली की कटाई करके उसे बेचने गया, मगर बहुत ही कम लोगों ने उसकी मूली खरीदी। सभी लोग धर्मेंद्र की मूलियां खरीद रहे थे। तभी वहाँ भोला आता है। देखा भाई, अभी तेरे भैया की वजह से तू कमा नहीं पा रहा है। मेरी मान, तू अपने भैया को ये काम करने से रोक, तभी जाकर तेरी बिक्री होगी। और वैसे भी लोगों का कहना है तेरे मूली कुछ खास नहीं है जितने तेरे भैया के हैं। ये सब देखकर धर्मेंद्र को अच्छा नहीं लगता है। वो देव के पास आता है। देव, मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगा है, पर तू बुरा मत मान। मैं तुझे ये काम सिखा दूंगा। इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तू भी वक्त के साथ ये सब सीख जाएगा। आप तो खुशी हो रहे होंगे, आखिर आपकी ही मूली बिक रही है। ये सब कहकर देव अपना सारा सामान बांधकर चला जाता है। अब मैं कुछ भी करके भैया की खेती हटा कर रहूंगा। देव ने सोचा क्यों ना वो धर्मेंद्र की मूली चुरा ले और उसी को ही बेचकर पैसे कमाए। वो वापस से मूली की खेती शुरू कर देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जिस दिन मूली बड़ी हो गई, उसके अगले ही दिन उसे बेचने जाने का वक्त आ गया। देव रात में ही धर्मेंद्र के खेत में घुसकर सारी मूलियां बदलकर अपने घर ले आता है। अब आप देखिए भैया, सभी मेरी ही मूलियां खरीदेंगे। वो जैसे ही मूली को रखकर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मूलियां अचानक से खुद ब खुद बड़ी होती जा रही है। सभी मूली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सभी मूली धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ये मूलियां खुद कैसे बड़ी होती जा रही है? ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे मेरे घर में भी नहीं रह पाएंगे और सबको मेरी चोरी का पता चल जाएगा। देव जैसे जैसे करके सारी मूली धर्मेंद्र के खेत में वापस रखकर अपनी मूलियां लेकर वापस आ जाता है।
देव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब धर्मेंद्र अपनी मूलियां बेचने आया, तब देव ने देखा कि सारी मूली अपने साधारण आकार में ही थी। पकड़े जाने के डर से देव धर्मेंद्र से मूली के बारे में पूछ भी नहीं पा रहा था। जरूर भैया अपनी मूलियों के साथ कुछ करते हैं, वरना ऐसे कैसे मेरे घर मूलियां लाने से मूलियां इतनी बड़ी हो गई और फिर अपने पहले आकार में आ गई। कोई बात नहीं, आधी मूली जो बची है उन्हें मैं किसी बड़ी जगह पर लेकर छुपा देता हूँ। देव रात के वक्त आधा मूली बदलकर एक बड़े मैदान में जाकर रखता है। मैं यहीं से जाता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर फिर जैसे ही देव की आंखें लगी, उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और मूलियों को देखता है। फिर जैसे ही मैदान पर वो पैर रखता है, उसे फिर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। देव समझ जाता है ये सब फिर मूलियों की वजह से हो रहा है। देव भागता हुआ मूलियों को वापस धर्मेंद्र के खेत में रख आता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव सारी बातें भोला को बताता है। अरे तो ये सारी समस्या तब आती है जब तुम मूली को अपने पास रखते हो। एक काम करो, अगली बार तुम सारी मूलियां लाना और उन सबको बर्बाद करके फेंक देना। तुम्हारे भैया के पास मूलियां रहेंगी ही नहीं तो सारे गांव वाले तुमसे ही मूलियां खरीदेंगे। देव ने भी यही करने का सोचा और मूली की खेती करना शुरू कर दिया। और कटाई के बाद वो फिर रात में धर्मेंद्र के घर जाता है और उसकी सारी मूलियां चुरा कर लेकर जाता रहता है। तभी धर्मेंद्र की आंख खुल जाती है। वो देव को मूली ले जाते देखता है और उसका पीछा करता है। देव सारी मूलियां लेकर नदी किनारे जाता है और जैसे ही हंसुआ से मूलियां काटना चाहता है, वो हंसुआ उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे घायल कर देता है। देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से उसकी तरफ मारना चाहता है और तभी उतनी ही जोर से वो हंसुआ उसकी तरफ आने लगता है और तभी धर्मेंद्र भाग कर आता है और देव को बचाता है। तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा पाप अपने सर पर लेने जा रहे थे? आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी चली जा सकती थी। देव धर्मेंद्र को गले लगाकर रोने लगता है। धर्मेंद्र देव को बताता है कि एक बार उसके पास एक मुसाफिर आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने उस मुसाफिर को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। और तभी उस मुसाफिर ने धर्मेंद्र को एक अनोखी मूली की खेती की तरकीब बताई थी, जिस वजह से वो पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध मूली होगी और कोई भी कभी भी उसे चुराना या खराब करना चाहेगा तो उस इंसान के साथ ही बुरा होगा। बाद में उसे पता चला था कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक सिद्ध मुनि थे। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा, मगर तुम तो गलत ही काम करने पर लगे हो। और तुम ही बताओ, मैं अपने भाई की तरक्की से क्यों जलूंगा? तुम तो घर छोड़कर भी चले गए थे। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप सिर्फ अपना सोचते हैं। अब से मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूंगा। देव और धर्मेंद्र दोनों मिलकर जादुई मूली की खेती करने लगते हैं।